बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाजिर खिदमत हूँ आज एक नॉवलेट के साथ। नॉवलेट का नाम है अब्दुल बाकी और इसे तहरीर किया है रुखसाना निगार अदनान ने। तो आइए शुरू करते हैं। ये 28 नवंबर 1957 की बर्फीली रात थी। वैसे तो अभी महज 7 ही बजे थे। गोया शाम को रात की गोद में पनाह लिए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, मगर सर्दियों की शामें इसी तरह रात की चौखट पर स्याह पलकें झपकाती खड़ी नजर आती हैं। कुछ धुंध और कोहरे ने शाम को रात में छुपने पर मजबूर कर दिया था। जब मैं अनीस के घर का बैरूनी साल खोरदार लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर सर्दी से ठिठरता अंदर दाखिल हुआ तो अनीस और उसकी बीवी नजमा छोटे से सहन से आगे बने बरामदे में चूल्हे के आगे बैठे थे। मट्टी के चूल्हे में जलती लकड़ियों में शायद कोई लकड़ी गीली थी जो आग नहीं पकड़ रही थी। बस सुरमई दबीज धुआं बरामदे से सहन में छोड़ रही थी। फूंकनी से फूंके मारती नजमा की आंखें लाल हुई जा रही थी, मगर वो गीली लकड़ी शायद अपने ना जलने का खुद ही मजा ले रही थी। आओ भाई आओ, बड़ी देर कर देते हो। दफ्तर से तो तुम्हारी छुट्टी 5 बजे तक हो जाती है, तुम कहाँ आवारागर्दी करते रहते हो? अनीस ने बीवी के लाल सुर्ख चेहरे और बहती आंखों से नजरें हटाकर मुझसे कहा। वो अपने अब्बे की स्याह लोई में खुद भी सुकड़ा सिमटा घुटने सीने से लगाई चौकी पर बैठा था। बाकी चाचा आ गए, बाकी चाचा आ गए। अनीस के दोनों बड़े बेटे अंदर से शोर मचाते बाहर निकले और आकर मुझसे लिपट गए। मैंने मुस्कुराते हुए दोनों को साथ लगाकर उनके बाल सहलाए। उसी वक्त नजमा की फूंके रंग लाई और गीली लकड़ी एक जोरदार शोले के साथ भड़क उठी। नजमा अब अपनी सुर्ख नीली डबियों वाली गरम चादर से अपना मुंह रगड़ रही थी। कभी ऐसे बाप का तो इस्तकबाल नहीं किया इन नालायकों ने। अनीस ने दोनों बेटों को मुझसे लिपटते देखकर हंसते हुए कहा। आजकल का प्यार भी जेब देखेगा है। इन्हें पता है अब्बे की जेब खाली होती है। और बाकी चाचा, नजमा ने हंसकर कहते हुए गूंदे हुए आटे की कनाली अपने पास खिसकाई और खुशकी लेकर पेड़े बनाने लगी। मैंने स्याह चेकदार कोट की बैरूनी जेब में हाथ डालकर 2 लिफाफे निकाले और उन दोनों को थमा दिए। क्या है नदीदो, मुझे भी तो दिखाओ। अनीस ने भागकर अंदर जाते आसिफ का लिफाफा पकड़ना चाहा। कुछ नहीं अब्बा, मूंगफली है। वो लिफाफा पीछे करते हुए अपना आप छुड़ाने लगा। अब्बा रेवड़ियाँ भी हैं, दूं? काशिफ जरा खुले दिल का था। खुद ही बाप के सामने लिफाफा करते हुए बोला, गले खराब हैं तुम दोनों के, मूंगफली खाओगे तो और ख़राब हो जाएंगे। और वैसे भी अभी तुम दोनों ने खाना खाया है, रख दो, सुबह खा लेना। काशिफ का लिफाफा नजमा ने लेना चाहा। रहने दे, बारिश तो एक हो गई है, अब काहे के गले ख़राब। और ये तो सर्दियों की सौगात होती है और खाने के बाद अच्छी लगती है, खा लेने दे उन्हें। अनीस ने मुट्ठी में मूंगफलियाँ लेकर दोनों को अंदर जाने दिया। रोज़ रोज़ ही तुम उनके लिए कुछ ना कुछ ले आते हो, इस तरह तो उनकी आदतें ख़राब हो जाएंगी और हम इतना उन्हें कहाँ दे सकते हैं। अब कि नजमा ने कुछ मुनासिब अंदाज में अपने दिल की बात कह दी, जिसे सुनकर अनीस भी खामोश हो गया। भाभी, मैं क्या लेकर आता हूँ, 1-2 रुपए की चीज़ें और बस। आप लोगों के सिवा मेरा और है ही कौन। बच्चे खुश हो जाते हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं आहिस्तगी से कहकर ऊपर जाने लगा। अरे यार, जाता कहाँ है, पहले रोटी तो खा जा। आज तेरी भरजाई ने मेथी आलू पकाए हैं, साथ मक्खन से चुपड़ी रोटियां। मैंने भी अभी तेरे इंतजार में खाना नहीं खाया। अनीस ने लकड़ियों पर फूलते फुलके को देखकर खासे ललचाए हुए लहजे में मुझे तरगीब दी। और जो 1.5 रोटी बच्चों के साथ चखने चखने में खा चुके वो, उसकी बीवी ने फुलके पर मक्खन का पेड़ा रगड़ते हुए जताया। वो तो मैंने यूं ही चखी थी, क्या करूं, तेरे हाथ में स्वाद ही इतना है कि बंदा एक नवाला ले तो फिर खाता ही चला जाए। क्यों बाकी, मैं सही कह रहा हूँ ना, नजी के हाथ में बड़ा जायका है। अनीस ने बीवी को मस्का लगाने के लिए मुझसे तस्दीक की मोहर लगाना जरूरी समझा तो मैंने इस बात में सर हिलाते हुए मुस्कुराने पर इत्तफा किया। मुझे याद है आज से 10-11 साल पहले यही अनीस दिन में 5 टाइम नहीं तो 3 बार यही जुमला अपनी माँ मुबारका बीबी के खाने के बारे में भी कहा करता था। और शायद ये सब मर्दों की साइकी होती है, शादी के बाद उन्हें माँ के हाथ का जायका बीवी के खानों में महसूस होता है। आज ऊपर चुबारे में बहुत ठंड है, चारों तरफ से सर्द हवा टकरे मारती फिर रही है। खाना खा लें तो तुम उधर बरामदे में ही बिस्तर लगा लो, आज ऊपर ना जाओ। नजमा भाभी ने तीसरा फुलका चुपड़कर हमारे सामने चंगेर में रखते हुए बड़ी फिक्रमंदी से मुझसे कहा। हाँ हाँ बिल्कुल,
तेरी भरजाई सही कहती है। अनीस ने आधी रोटी को मरोड़कर एक लुकमा बनाते हुए मुंह में ठोंसा। नहीं कोई बात नहीं, मुझे दफ्तर का कुछ काम करना है। इधर बल्ब जलेगा तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे। मैंने रोटी का आखिरी लुकमा मुंह में रखते हुए कहा। और जाने दे, डिस्टर्ब होंगे। यार तू तो अच्छा भला होता था, इधर आकर तो कुछ ज्यादा ही अंग्रेजों की तरह रूखा रूखा होता जा रहा है। जब उनके जेरे हुकूमत थे तब तो तेरे अंदर बड़ी मिठास थी, और अब जब देखो आप जनाब के तकल्लुफ में पड़ा रहता है। अनीस ने बाकी की आधी रोटी को गोलमोल करते हुए बड़ी जोर से मेरी रान पर हाथ मारते हुए कहा तो मैं मुस्कुरा भी ना सका। वो आखिरी नवाला भी मेरे हलक में फंस कर रह गया। मैं कोई भी जवाब दिए बगैर उठा और बमुश्किल सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। क्या जरूरत थी नमाने को पहला वक्त याद दिलाने की? बेचारे के सीने में कैसे कैसे खंजर ना उतरे होंगे। आप बिना बस कभी कभी बिल्कुल पटरी से उतर जाते हैं। अभी तो मैंने उससे जरूरी बात भी करना थी। मैंने उखड़े सीमेंट वाली बोसीदा तारीख सीढ़ियां चढ़ते हुए अनीस की बीवी को कदरे गोसीले लहजे में कहते सुना तो आंखों के सामने आते अंधेरों के बावजूद मेरा दिमाग लम्हे भर को नजमा भाभी की जरूरी बात पर अटक कर रह गया। ऊपर बर्फीली हवाओं के थपेड़े मेरे इस्तकबाल को तैयार थे। सुबह अभी उफक से मुकम्मल तौर पर नमूदार भी नहीं हुई थी जब मैं नीचे उतर आया। रात भर वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी होती रही थी। सर्दी तो पहले ही इतनी शदीद थी। जब मैं ऊपर चुबारे में पहुंचा तो पूरा कमरा बर्फ का गोला बना हुआ था। हर चीज ठंडी यख जैसे बर्फ के सांचे में पड़ी हो। पुरानी रुई के पतले से लिहाफ को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटने के बावजूद उस सर्दी में कमी वाक़या नहीं हो रही थी, जबकि मैंने कोट भी पहन रखा था और मोजे भी नहीं उतारे थे। गोल मोल सा लिहाफ में दुबका जब एक पहलू नीचे बिछे पतले बिस्तर की दर्जों से आती हवा से ठिठर जाता तो मैं दूसरा पहलू बदल लेता। अगरचे अनीस बाद में कोयलों की अंगीठी लाने के लिए पूछने आया था, मगर मैं चुपका लेटा रहा। वो दो आवाजें देकर मुझे सोता समझकर नीचे चला गया। बा, नाश्ता नहीं करोगे? सहन में लगे नलके के पानी से मुंह पर 2-4 छपाके मारने के बाद मैं मुंह हाथ साफ करता बाहर जाने लगा तो बरामदे में चूल्हे के सामने बैठी नजमा भाभी ने खासी मोहब्बत से मुझे आवाज दी। पहली बार तो मुझे अपने कानों पर वहम का गुमान हुआ, क्योंकि वो तो मुझे देखकर जलते चूल्हे पर पानी डाल दिया करती थी, या नाश्ता बनाती मुझे नीचे उतरते देखकर चुपके से कहीं अंदर रुपोश हो जाया करती थी। अगर कभी अनीस उठा होता तो बेचारी को मजबूरन उसके इसरार पर मेरे लिए नाश्ते की जहमत उठाना पड़ती। नहीं भाभी, अभी तो दिल नहीं। मैंने यख होते हाथों को कोट की जेबों में ठूंसा। आसमान अभी भी कोहर और बादलों की लपेट में था। सर्दी बहुत है, अभी कहाँ जाओगे? मैं चाय बना रही हूँ, वो पीकर चले जाना। अब के भी उसका लहजा अच्छा खासा नरम गरम था। वो चाय का सुनकर मैं ज्यादा इनकार ना कर सका। आसमान जैसे बादलों का लिहाफ ओढ़े खड़ा था। सूरज तो शायद ही आज निकलता, अलबत्ता मजीद बारिश का इम्कान था। सर्द बर्फीली हवा जिसकी पेश गोई कर रही थी। मैं सर झुकाकर चूल्हे से परे पड़ी चौकी पर बैठ गया। चूल्हे में जलती आग की वजह से बरामदा अच्छा खासा गर्म हो रहा था। सर्दी से ठिठरे मेरे जिस्म को खुशगवार गरमाइश का एहसास हुआ था। बच्चे स्कूल गए हैं। सूखी लकड़ियों की चिड़चिड़ के साथ कोई ना कोई चिंगारी उड़ रही थी और राख में गिरकर बुझ रही थी। मैं उन जलती बुझती उम्मीदों जैसी चिंगारियों पर नजरें जमाए बैठा था। सोए हुए हैं, उन्हें तो बहाना चाहिए स्कूल से नागा करने का। बाप ने बिस्तर में सर घुसेड़े ही सिफारिश कर दी कि सर्दी बहुत है, रहने दो आज उन्हें, फिर इन्हें कौन उठा सकता था। दूसरे नजमा भाभी ने मट्टी की प्याली में सिल्वर की छलनी से चाय छानते हुए एक लम्हे को मुझे देखा। आज 12 बजे की गाड़ी से इनके नाना और खाला जो आ रही है, उठ भी जाते तो उनके आने का सुनकर उन्होंने जिद्दी करना थी। ये 2 पापे हैं, चाय के साथ लगा लो। खाकी लिफाफे की तह में चूरे के ढेर से उन्होंने 2 रस बरामद कर ही लिए और बाकायदा स्टील की ट्रे में चाय की प्याली और रस मेरी तरफ सिरका दिए। अब्बा तो अकेला ही आ रहा था। वो तो मैंने बहाने से इसरार करके खालदा को साथ लाने का कहा कि मामी उसकी होने वाली सास है, उसे भी मामी की अयादत को आना चाहिए। वो अब की बड़ी राजदारी से मुझे बता रही थी। रस का चाय में डूबा लुकमा मेरे मुंह में ही रुक गया। हे, बचपन में कहीं यूं ही बातों बातों में हमारी अम्मा बहिश्तन के मुंह से निकल गया होगा, खालदा के लिए, मामी के उस निखट्टू आरिफ के लिए। और भा, मैं तुम्हें बताऊं, हमारी अम्मा तो निरी प्यार मोहब्बत की भूखी थी, सिर्फ रिश्तों पर जान वारने वाली। दुनिया की ऊंच नीच ना उसे कभी आई, ना उसने सीखने की कोशिश की।
ये तो हमारे अब्बा ज़रा सूझबूझ वाले हैं, तो हम बहन भाइयों के उन्होंने खूब देखभाल कर रिश्ते किए। अब बस ये खालदा बची है, इसका भी किसी अच्छी जगह हो जाए तो हमारे अब्बा भी फारिग हों। तुम जानो आजकल हालात कैसे अजीब से हुए जा रहे हैं। इंडिया से आने वाला हर गंगू तेली यहाँ नवाब इब्ने नवाब और सरदार की औलाद कहलवा रहा है। खानदानी आदमी कुछ तो इन फसादात की नजर हो गए, जो बचे हैं सो अपनी सफेद पोशी का भरम रखे मुंह लपेटे फिरते हैं। वहाँ बेचारे हवेलियों के मालिक थे और यहाँ आकर फुटपाथों पर फिर रहे हैं। हराम खोरों हथियारों ने तो जाली क्लेम भर भर कर बंगले कोठियाँ ईंट ली, और हम तो जैसे खानदानी इन 4 ईंटों में सर लपेट कर बैठ गए हैं। मैंने एक ही रस खाकर चाय की प्याली उठा ली थी। नजमा भाभी की यह शुरू की आदत थी। चुप रहती तो बिल्कुल मट्टी की माधु नजर आती, बोलने पर आती तो अगले को मौका दिए बगैर बोले चले जाती। उसकी इस खूबी पर अक्सर अनीस चुपके से मेरे कान में कह देता, पुर्जे ढीले हैं बेचारी के कुछ। और उस वक्त मुझे उसकी नॉन स्टॉप गुफ्तगू सख्त बुरी लग रही थी। चाय की प्याली बहुत महंगी पड़ी थी मुझे। खैर, हम जैसे भले मानसों का भी अब वही वारिस है ना। अब देखो, तुम अपनी तरह सारा घर बार लुट लुटा कर इधर कैसे बेआसरो यतीमों की तरह आ पड़े हो। अनीस के अब्बा इतने नरम दिल ना होते तो खैर, रब ने सबके ही आसरे का वादा कर रखा है। तुम्हें यूं अकेला अकेला चुप फिरता देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। अनीस बताता है, बड़े लाडले थे तुम अपने अम्मा अब्बा के, देखो वक्त ने कैसे दूसरों के आसरे पर ला डाला। इसीलिए तो कहती हूँ अब आराम से ब्याह करके घर बसाओ। कोई मर जाने वालों के साथ थोड़ी मर जाता है। वो तो चले गए, मैं जो तुम्हारे वास्ते ऐसा नरम सोचती हूँ तो इसलिए कि तुम अच्छे नेक भले मानस हो। अगरचे आजकल तो सिर्फ ये शराफत वगैरह ही नहीं देखते, बुरी भली नौकरी भी है, सर छुपाने को भी इधर ही जगह भी मिली हुई है। कल को 2 जी हो जाओगे तो 4 ईंटों का भी सोचोगे। खालदा मेरी बड़ी सोनी समझदार सियानी ब्यानी और सुगड़ बहन है। जिस घर जाएगी उसकी नस्लें तर जाएंगी। बड़ी बीबी और मीठी जुबान की, देखने में गुजरात की जट्टी है। चले फिरेगी तो पूरा वेड़ा भरा भरा लगेगा। आ जा रही है ना, खुद से देख लेना। इसीलिए तो अब्बा से कह सुनकर उसे साथ बुलाया है। अब तुम्हारा ना कोई आगा ना पीछा, हम ना सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। मैं तो कहती हूँ अब इस नेक काम में और देर नहीं करना चाहिए। शाम को दफ्तर से जल्दी आ जाना। बातों के दौरान ही वो पीढ़ी खिसका कर मेरे खासी करीब आ चुकी थी। पर मैं तो कहूँ आज दफ्तर से छुट्टी ही कर लो। अब्बे ने कल सवेरे सवेरे खालदा को लेकर गुजरात वापस चले जाना है। मैं तुम दोनों को आपस में बातचीत का मौका भी दे दूंगी। तुम एक नज़र खालदा को देख लो, बाकी का काम मेरा। इससे पहले कि वो मेरे और करीब खिसकती, मैं चौकी खिसकाकर एकदम से खड़ा हो गया। नवंबर की उस कोहरालूद सुबह की धुंध मेरी आंखों में उतर रही थी। मैं जल्द आ जाऊंगा कहकर मैं रुका नहीं। उसकी भी शायद मेरे इस एक जुमले से तसल्ली हो गई थी। दोबारा कुछ नहीं बोली। मैंने 4-5 लंबे लंबे डग भरे और लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। गली में आकर मैंने सर उठाकर 2-3 गहरे गहरे सांस लिए। तेरा ना कोई आगा ना पीछा, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। मेरे अल्लाह, ये दुनिया इतनी तकलीफ़ दे क्यों है। लोग किसी को भी उसकी मर्ज़ी से जीने क्यों नहीं देते। आसमान से बरसने वाली पहली नन्ही बूंद के साथ मेरी आंख से भी एक आंसू टपका था। नजमी की बात मान लो तो गर्मियों में बरगद की ठंड छां बन जाती है, ना मानो तो गीली लकड़ी की तरह कटीला धुआं छोड़ने लगती है कि उसकी नाराज़ी बंदे की आंख में इतनी बुरी तरह से रिड़कने लगती है कि जी चाहता है अपनी आंखें नोच लो। मेरे कानों में अनीस की कुछ दिन पहले की कही बात गूंजी। लक्ष्मी चौक की रौनकें अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। सिर्फ दूध ही की दुकानों पर चाय पीने वाले इक्का दुक्के गाहक बैठे थे। भोला कड़ाही में गर्मा गर्म भाप उड़ाती पूरियां तल रहा था, जिसकी खुशबू दूर से सबको अपनी जानिब खींच रही थी। गरम गरम सौंधी खुशबू। मैंने एक लंबा गहरा सांस लिया। अब नजी भाभी बरगद की छां बने या गीली लकड़ी का धुआं, उसकी मर्जी। मैंने पास से गुजरते तांगे से बचते हुए अपने कोट के निचले दोनों बटन भी बंद कर लिए, मगर जिस्म के रुएं रुएं में उतरती बेतकल्लुफ सर्दी की राह में कुछ ख़ास रुकावट ना पैदा हो सकी। अलबत्ता मैंने नजी भाभी का एक मशवरा दिलो जान से कबूल कर लिया था कि उस दिन दफ्तर से छुट्टी कर ली, बिला वजह ही। अगरचे मैं जानता था इस तरह छुट्टी करने से राख बनती, यादों की चिंगारियां मेरे अतराफ़ में उड़ उड़ कर
मेरे उस मसनूई सुकून को झुलसा देंगी। मगर मैं क्या करता, मुझे इस तरह झुलसने में ही सुकून मिलता है। जाने वालों की यादें, बिछड़ जाने वालों की नरम गरम जिंदा यादें जब मेरे पूरे वजूद पर छाती हैं तो कैसे उनकी जुदाई के ज़ख़म मंदमल से होने लगते हैं, जैसे वो अभी भी ज़िंदा, हंसते खेलते बातें करते मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। लक्ष्मी चौक से होता हुआ मैं अनारकली निकल आया। बारिश में थोड़ी सी तेज़ी आ गई थी, मगर दुकानों के थड़ों और छप्पड़ों के नीचे से गुजरते हुए मैं चला जा रहा था, इर्द गिर्द की आवाज़ों, रौनकों और गहमा गहमी से बेखबर। कोट की जेबों में हाथ दिए जब नीले गुंबद पहुंचा तो बारिश तेज़ हो गई। मैंने वहीं एक खोखे वाले से सिगरेट की डब्बी ली और एक बंद दुकान के थड़े पर बैठकर सिगरेट पीते हुए किनमिन बरसती बारिश में उन बिछड़े चेहरों के खदोखाल बुनने लगा। 15-20 मिनट के बाद बारिश रुक गई तो मैं उठकर फिर चल पड़ा। किसी खास जगह तो जाना नहीं था, सो जल्दी भी नहीं थी। रुकते चलते यूं ही सुबह से दोपहर हो गई। पहले जी में आया अनीस के दफ्तर चला जाऊं। अगर उसने भी बीवी की हिदायत कर दी तो मैं उसे तो नहीं टाल सकता। सर झटक कर लॉरेंस गार्डन में दाखिल हो गया। हल्की हल्की धूप की परछाइयों से सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी हो गई थी। बाग में बहुत कम लोग थे। एक तो वर्किंग डे में उधर रश नहीं होता, दूसरे इतनी सर्दी में कोई मेरे जैसा सरफिरा ही होगा जो बाग का रुख करेगा। दोपहर 4 बजे तक मैं सूरत की परछाइयों के ताक़ुब में एक प्लाट से दूसरे प्लाट का रुख करता रहा। 4 बजे सूरज ने ही हार मान ली और बादलों का कंबल ओढ़कर छुप गया। बाहर रेड़ी से नान चने लेकर खाते हुए मैंने दोपहर का खाना और रात का डिनर बराबर किया और शिमला पहाड़ी से होता हुआ रेलवे स्टेशन की तरफ पड़ गया। खालदा अपने अब्बे के साथ आ गई होगी गुजरात की जट्टी। रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए मुझे यूं ही ख्याल आया, कराची जाने वाली गाड़ी तो अभी 3 घंटे बाद आएगी। इंक्वायरी क्लर्क ने मुझे मशकूक नज़रों से देखते हुए बताया था। मैं सर हिलाकर प्लेटफार्म की तरफ आ गया। कराची किसने जाना था। कैंटीन से चाय का कप पीकर मैं वेटिंग रूम के बेंच पर सुकड़ कर नींद दराज हो गया। यह शायद दिन भर की मारामारी का नतीजा था जो मैं इर्द गिर्द मुसाफिरों के शोर, ट्रेनों की आमदोरफ्त और अकड़ा देने वाली सर्दी के बावजूद आधे घंटे में ही सो गया। ए बाऊजी, किधर जाना है? आपको पता है वेटिंग रूम में बिला वजह सोना मना है। वो कोई सीनियर कुली था जो बड़े बारोब अंदाज में मुझसे पूछ रहा था। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आते आते रह गई। मुझे कराची जाना है, मैंने ज़ोरदार जमाई रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। वो तो घंटा भर पहले जा भी चुकी, अब वो भी मुझे मशकूक नज़रों से देख रहा था। अच्छा, आज फिर निकल गई। मैं मायूसी से सर हिलाकर बाहर निकल आया। क्या बात है, आज अस्पताल जाने का मूड नहीं? सायरा ने तारा को सुस्ती से चारपाई पर टांगे लटकाए बैठे देखकर पूछा और ख़ुद बालों में कंघा फेरने लगी। नहीं, जाना तो है, वो यास भरे लहजे में बोली थी। नहीं दिल कर रहा तो छुट्टी मार लो। कुछ मौसम भी ऐसा ही हो रहा है कि लिहाफ में घुसे मूंगफलियां खाते रहो। वो अब बड़ी दिल जमाई से अपने स्याह बालों में कंघा चला रही थी। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, लद गए वो दिन ऐसी अय्याशियाँ वाले। तारा ने फिर से एक सर्द आह भरी थी। अल्लाह रहम करे तुम्हारे हाल पर। एक तो ये बला की सर्दी, ऊपर से तुम ठंडी आहें भर रही हो। मायूस क्यों होती हो? अभी ऐसे बहुत से अय्याशियों भरे दिन आएंगे। जिंदा जो हैं सो ये सब तो चलता रहेगा। वो अब चोटी गूंद रही थी। बाजी, मुझे अब ऐसी कोई उम्मीद नहीं। उसकी स्याह आंखें ख्वामख्वाह झिलमिलाने लगी। हे मायूसी गुनाह है। चलो उठो, शाबाश, तैयार हो। अभी जाकर मसरूफ़ हो जाओगी तो सब ये उदासी वदासी खिसक जाएगी। खाली दिमाग शैतान का घर। उठो अब। वो स्याह मोटा सा परांदा बालों में डालते हुए अब खासी तेज़ी से हाथ चला रही थी। तारा उसकी बात सुनी अनसुनी करके बैठी रही। आखिर वजह भी तो पता चले इस बेवजह के डिप्रेशन की। वो कुछ चिढ़ कर बोली। पता तो है आपको। तारा अपनी झिलमिलाती आंखों को झपकते हुए कुलस कर बोली। ओह ख्वाजा, ख्वाजा की बात कर रही हो ना तुम? कंघे से बाल निकालकर सायरा ने उंगली पर लपेटते हुए उन्हें कोने में पड़ी टोकरी में फेंका। तो और क्या, तारा के आंसू निकल ही पड़े। मेरी बहन, ख्वाजा जैसे शौकिया मरीजों को सर पर सवार करोगी तो कर चुकी तुम नौकरी। इधर तो हर दूसरे रोज़ एक जान को जोंक बनकर चिमटने वाला लसूड़ा ज़रूर आता है। अब किस किस की खातिर बंदा अपनी जान जलाए।
वैसे ख्वाजा के मामले में तुम्हारी ये परेशानी बिल्कुल फजूल है। वो अब दीवार पर लटके जंग खोरदा से आईने में खुद को देखते हुए तेज़ उनाबी रंग की लिपस्टिक होंठों पर खूब जमा जमा कर लगा रही थी। क्यों फजूल क्यों? भला हरकतें देखी हैं उस भैंसे की? कोई दर्द नहीं होता और हाय हाय करता एकदम गले से लिपटना लगता है या हाथ खींचने लगता है। वो फिर से रुंधे हुए गले से बोली तो सायरा लिपस्टिक वाला हाथ रोककर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरी बहना, तेरी कलाई भी तो मक्खन मलाई जैसी है, दूध में धुली। दूर से देखो तो ख्वामखा छूने को दिल करता है। ख्वाजा बेचारा तो ये बर्क इतने करीब खुद पर गिरते देखता है। अब मजाक उड़ाएं जी भर कर मेरा और मैं कुछ कर बैठूंगी। वो जैसे लाचार सी होकर बोली। तो उसकी बात मान क्यों नहीं लेती? वो बेचारा महीने में 2 बार तेरी खातिर अल्सर की दुहाई देता चला आता है। तेरी कड़वी कड़वी दवाएं बखुशी जहर मार करता है। डॉक्टर्स उसे घर पर रेस्ट करने का कहते हैं और वो अपनी तकलीफ़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। भाई सच पूछो, मुझे तो अब उस पर तरस आने लगा है। 1.5 साल हो गया, बल्कि 2 ही समझो, उसे तेरे पीछे ख्वार होते। सायरा पलंग के नीचे से अपने और तारा के स्याह जूते निकालकर हल्का सा बुरुश फेरते हुए बोली। हाँ, आपको तो सारे ज़माने पर तरस आता है, एक सिवाय मेरे। वो ज़ोर से होंठ काटते हुए बोली। तेरा ही तो ख्याल है मुझे झल्ली। वो उठकर उसके पास आ बैठी। देख, वो कुछ गलत तो नहीं कहता, तुझसे शादी करना चाहता है। सायरा उसके हाथ अपने हाथों में लेकर समझाने वाले अंदाज में कहने लगी। दूसरी शादी? तारा तेज़ी से उसकी बात काट कर बोली। चलो यही सही, उसने तुझसे कुछ छुपाया तो नहीं, झूठ तो नहीं बोला? पहले दिन ही तुझे अपनी पहली बीवी के बारे में बताकर बेचारे ने इजहार इश्क किया था। बच्चों की तादाद और उनकी उम्रें तक बताई हैं। बिल्कुल सही। अब बताओ, वो कौन सा तुमसे झूठ मूठ का फ्लर्ट कर रहा है? शादी ही तो करना चाह रहा है। सायरा उसे नरम लहजे में समझा रही थी। पहली शादी के 17 साल बाद उसे बीवी क्या चुटकियां काटने लगी है जो वो दूसरी शादी करने चला है। इसी तरह उसका दिल मुझसे भी भर जाएगा। वो सर झुकाकर अपने नाखूनों को देखते हुए बोली। इस उम्र में आकर सारे मर्दों को पहली बीवी यूं ही चुटकियां काटने लगती है। दिल किसी जहान ताज़ा की दरियाफ्त में उड़ान भरना चाहता है। ये सब के साथ होता है। कोई इस ख्वाहिश को दबा लेता है और कोई ख्वाजा की तरह बेबस हो जाता है। तुझे वो कृष्ण नगर में अलहदा घर में रखेगा। उसकी बीवी बच्चे तो सांदे वाले घर में ही रहेंगे। उसकी अनारकली में जूतियों की बड़ी पुरानी और मशहूर दुकान है। वो 2 छोड़ 4 बीवियां अफोर्ड कर सकता है। तुझे बैठे बिठाए एक बाइज्जत शख्स अपनी इज्जत बनाना चाह रहा है। तो और क्या चाहिए? छोड़ ये बेकार की नौकरी, निरी बकबक। ख्वाजा से जान छुड़ाएगी तो कल कोई और आ जाएगा इश्क बिगाड़ने। झूठा सच्चा, इस नौकरी में खिदमत खलक तो कम ही है, ख्वारी और ख़राबी ज़्यादा है, जी की भी और इज़्ज़त की भी। चल उठ, तैयार हो और इस पर सोचना। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं। और तू कब तक ये मुजर्रद ज़िंदगी गुजारेगी? अभी तो पहाड़ सा जीवन बाकी है। कैसे पार लगेगा? वो कहते हुए उठ खड़ी हुई और खूंटी से लटकी स्याह जर्सी उतार कर पहनने लगी। अब खुद क्यों नहीं सोचती इस पहाड़ से जीवन के बारे में? तारा उसकी तरफ चुभती हुई नज़रों से देखकर बोली। मेरे लिए एक तजर्बा ही काफ़ी है। इसने बहतीरे होश ठिकाने लगा दिए। अभी तो इस बारे में सोचने को भी दिल नहीं चाहता। हाँ, कोई ख्वाजा जैसा आशिक मुझे भी टकर गया तो तेरी तरह सोच विचार में टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। चल अब जल्दी कर, देर हो रही है। सायरा ने उसे गुसल खाने की तरफ धकेला तो वो खामोशी से तैयार होने चल दी। जब वो दोनों तैयार होकर हॉस्टल से निकली तो बाहर बारिश बरस रही थी। सर्द बर्फीली हवा के साथ किनमिन बरसती बूंदें सर्दी में इजाफा कर रही थीं। दोनों बारिश से बचती बचाती अस्पताल पहुंची तो उनके कपड़े थोड़े बहुत भीग चुके थे। तारा मैडम सलमा से अपनी ड्यूटी लिस्ट देखने लगी। ख्वाजा प्राइवेट रूम की ड्यूटी हस्बे मामूल आज भी उसके ज़िम्मे थी। उसकी ड्यूटी उधर ना भी होती तो भी ड्यूटी आवर्स ख़त्म होने से पहले ड्यूटी ख्वाजा के रूम में शिफ्ट कर दी जाती। MS से उसका ख़ास दोस्ताना था। जनरल वार्ड में डॉक्टर लाशारी के साथ विज़िट करने के बाद दवाइयों की ट्रे उठाए वो ख्वाजा के रूम नंबर 13 के सामने खड़ी दस्तक दे रही थी। आओ जी आओ, सुबह से आपकी राह तकते तकते अब तो ये नैन पथराने को थे।
अपने दिलदारों पर ऐसा सितम तारा जी, हम तो पहले ही मरीज़ इश्क हैं। ये हिजरो फिराक के ताज़ियाने इसी तवातर से सहते रहे तो समझेंगे दिल नादां कुछ ही दिनों का मेहमान है। ज़हर उसे ख्वाजा नहीं लगता था, उसकी ये फजूल गुफ्तगू उसे सरतापा झुलसा कर रख देती थी। वो कोई जवाब दिए बगैर खुद पर जब्त करती दवा देने के औकात नुस्खे में से पढ़ने लगी। तारा जी, ऐसी बेरुखी ना बरतिए कि हम बेमौत मारे जाएं। वो बेड पर ही ज़रा सा उसकी तरफ खिसक कर बेबाक नज़रों से उसे देखते हुए बोला, आपने नाश्ता कर लिया है? वो दवाइयाँ उलट पलट करते हुए कदरे रुखाई से पूछने लगी। हमारा तो जी नाश्ता ज़ोहराना असराना इशाइया सब का सब आपके दीदार का मोहताज है। आप एक नज़र अल्तफ़ात इधर कीजिए, सब एहतियाजात से हाथ उठा लेंगे हम। उसने ज़रा सा आगे को झुकते हुए बेसाख्ता तारा का हाथ पकड़ लिया था। ख्वाजा साहब, आप होश में तो हैं, छोड़े मेरा हाथ। उसने तड़प कर अपना हाथ छुड़ाना चाहा। होश में होते तो जाने ख्वाजा, यहाँ पड़े हुए कारोबार का रोज़ाना का हज़ारों का नुकसान किए सारी दिहाड़ियाँ आपके दीदार पर वारे ये जहर जैसी गोलियाँ फाँक रहे होते। कहिए, हम होश में हैं? वो वाकई होश में नहीं लग रहा था। उसने ज़ोर से तारा की कलाई खींची। वो ख्वाजा के ऊपर गिरते गिरते बजी, मगर उसने अपने मोटे भद्दे स्याह होंठ उसके दाएं रुखसार से मस कर डाले थे। मैं शोर मचा दूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। वो इतनी ज़ोर से चीखी कि बाहर से गुजरती सिस्टर नसरीन ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। क्या हुआ? वो तारा का सुर्ख हिद्दत देता हुआ चेहरा और ख्वाजा की स्याह पड़ती रंगत को देखते हुए पूछने लगी तो तारा ने एक नफ़रत भरी नज़र ख्वाजा पर डाली और बग़ैर कुछ कहे तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। वो कितनी देर से बरसती बूंदों की परवाह किए बगैर बरामदे और लॉन के दरमियानी पैसेज में इर्द गिर्द से बेगाना खड़ी आंसू बहा रही थी। ठंडी यख बूंदों ने भी उसके दाएं रुखसार की जलन को कम नहीं किया था। बारिश और सर्दी की वजह से उस रास्ते पर लोगों और स्टाफ की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। पागल हो रही हो? यहाँ खड़ी क्यों भीग रही हो? क्या बीमार पड़ोगी? सायरा ने पीछे से आकर उसे कंधों से झंझोड़ते हुए पूछा। हाँ हाँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। ऐसी जिल्लत भरी गंदी ज़िंदगी गुजारने से बेहतर मर जाना है। आखिर क्या कसूर है मेरा? क्यों बार बार ये ताफ़ुन ज़दा गंदा रास्ता मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है? कब मैं इस पर चलना चाहती हूँ? इससे बचने के लिए, इस नजासत भरे गंद से निकलने के लिए मैंने ये मुक़द्दस पेशा अपनाया था, और इस पर भी ये भेड़िए। वो सायरा के सीने से लगी हिचकियों से रोते हुए कहे जा रही थी। हौसला, हिम्मत करो मेरी बहन। यूं सरे राह खड़े होकर रोने और ख़ुद को तमाशा बनाने से तकदीर का लिखा बदल जाएगा? हरगिज़ नहीं। और तुम तो बहुत बहादुर हो, आग और खून के दरिया से गुजर कर आई हो और अब सैकड़ों लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रख रही हो, इनके दर्द की दवा बन रही हो। किसी एक की घटिया हरकत का ज़िम्मेदार सबको क्यों ठहराती हो? और ये तो मैंने तुमसे पहले दिन कहा था कि इस पेशे का लिबास जितना सफ़ेद, बेदाग और उजला बज़ाहिर नज़र आता है, इस पिराहन के बातिन में इतने ही गंदगी के छींटे होते हैं। और हमारी बहादुरी और किरदार की मजबूती ये है कि ये छींटे किसी को नज़र ना आए। हम उनके दाग अपने दिल पर सजाएं, दामन पर नहीं। रास्ते में आने वाले कुत्ते भौंका ही करते हैं, इनके भौंकने के डर से हम अपना रास्ता बदल लें? हरगिज़ नहीं, जबकि हमें मालूम है हम सीधे रास्ते पर हैं। सायरा अब उसे समझाती, तसल्ली देती बरामदे में पड़ी कुर्सी तक ले आई थी। आज उसने हद कर दी, उस खबीस ने। वो फिर से रोने लगी। तारा, तुम चंद दिन की छुट्टी ले लो। सायरा उसकी बात काट कर बोली। छुट्टी इस मसले का हल नहीं। वो कौन सा इस शहर से दफन हो जाएगा? वो तलखी से कहते हुए अपने आंसू साफ करने लगी। देखो, तुम 2-4 दिन की छुट्टी लेकर यकसुई से इस मसले पर सोचो। तुम अगर हाँ कर दोगी तो वो ये ऊँची घटिया हरकतें छोड़ देगा। वो सिर्फ तुम्हारी तवज्जो और आमादगी हासिल करने के लिए ये सब करता है। सायरा की बात पर उसने शिकवा भरी नज़रों से उसे देखा तो वो इधर उधर देखने लगी। तुम्हारे जहन में क्या उलझन है? कोई एक हो तो कहूँ। पहली बात, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। शौहर बन जाएगा तो अच्छा लगने लगेगा। सायरा की बात पर तारा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। और दूसरी बात, उसकी घटिया डायलॉग बाजी।
बेचारा कौन सा किसी यूनिवर्सिटी का बैचलर है, मामूली दुकानदार है जो थोड़ी बहुत अच्छी उर्दू है या शायरी कर लेता है। सब 2-4 फिल्मों का नतीजा है। शादी हो गई तो ये भी भूल जाएगा। तीसरी बात, मेरा ज़मीरा मादा नहीं होता कि मैं उसकी बीवी पर शौकन बनूं और बिला वजह किसी की बद्दुआएं लूं। इसका हल भी है मेरे पास। आज हाफ डे है, ये मसला भी निपटाते हैं। तुम ठहरो, बस मैडम सलमा को तुम्हारी और अपनी ड्यूटी ऑफ करने का पता कराओ। कैंटीन से चाय और गर्मा गर्म एक एक समोसा खाकर चलते हैं। सायरा कहते हुए उठ खड़ी हुई। मगर कहाँ? तारा परेशानी से बोली। अभी आकर बताती हूँ। वो कहकर रुकी नहीं। तारा कुर्सी से टेक लगाए बादलों भरे आसमान को तकने लगी, जिसका पैमाना उसके दिल की तरह भरा हुआ था, बेतहाशा बरसने को तैयार। अगली रात मैं जानबूझकर घर देर से आया था, पर सर्दियों में और फिर ऐसी सर्दी में कोई कितनी भी देर करे, 9-9:30 बजे से ज़्यादा तो बाहर खुली सड़कों पर मटर गश्त नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद थी सब सो चुके होंगे। अनीस ने दरवाज़ा खोला था और एक शिकायती नज़र मुझ पर डाली थी। मैं चौखट पर ही पानी पानी हो गया। बाहर ठंड देखी है, जल्दी नहीं आ सकते थे? अनीस कुंडी लगाते हुए मुतफक्कर लहजे में बोला तो मुझे अपने उस बेलोस दोस्त पर टूट कर प्यार आया। बरामदे में पड़ा मट्टी का चूल्हा बुझा हुआ था। शाम की चाय से लेकर रात के खाने तक की गर्मा गर्म हरारत भरी सरगर्मियाँ शायद अंदर लिहाफ ओढ़ कर सो चुकी थीं। मैं दिल में शुक्र करता आगे बढ़ा, अगरचे भूख से आंतें बल खा रही थीं। खाना खाओगे? अनीस ने बरामदे में पहुंचकर शायद मुरवतन पूछा। नहीं मैं। हाँ हाँ, होटल खुला हुआ है ना। अब्बा तुम्हारे ये मुफ्त की सराय जो छोड़ गए मोहताजों लंगड़े लूलों के वास्ते। जी भर कर मुफ्त खोरों एहसान फरामोशों की सेवा करो, ताकि कल को जब उन्हें मौका मिले ये तुम्हें डंक मारने में 1 मिनट की देर न लगाएं। ये मेरी बात सुन लो, ये दरिया दिली सखावत भी वहाँ अच्छी लगती है जहाँ कोई हकीकी मुस्तहिक हो। यूं फिक्नों पर अपना आप लुटाते रहोगे तो कल को खुद उनकी जगह चौराहे पर कशकोल लिए बैठे नजर आओगे। और तुम्हारी औलाद। नजमी भाभी की ज़ुबान जन्नाटे से घर की खामोश फिज़ा को चीर रही थी और मुझे गर्क होने को कहीं ज़मीन शक होती नज़र नहीं आ रही थी। ओए! अनीस का ओए इतना कड़कदार था कि नजमी ने तो क्या डरना था, मेरी रूह तक हिल कर रह गई। मैंने हैरानी से अनीस को देखा। ये ओए और इसके आगे इतनी मोटी मोटी 2 गालियाँ उसी के मुंह से निकली थीं। तू जा ऊपर, इसे बकने दे, ठंड बड़ी है, पता नहीं कहाँ से मारा मारी करके आया है। अनीस ने मेरा कंधा थपका तो मैं जवाब में शुक्रिया भी ना कह सका और अपने इस फालतू बदन का बोझ घसीटता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ये गोंगलू पकाए थे आज। मैंने तेरे इंतज़ार में बड़ी देर से रोटी खाई। सामने तंदूर से गर्मा गर्म 2 रोटियां लाया हूँ, खा कर देखो। आज नजमी ने ख़राब मूड के बावजूद गोंगलू बड़े अच्छे पकाए हैं। मेरे पीछे पीछे थोड़ी देर बाद अनीस चंगेर में 2 तंदूरी रोटियों के साथ शलजम का सालन लेकर आया। मैं खा कर आया हूँ, मुझे तो ज़रा भूख। यार से झूठ बोलेगा, मुझे पता है महीने की आखिरी तारीख है। आज तो तेरी जेब में एक चवन्नी तो क्या टैडी पैसा भी नहीं होगा। खाना तूने कहाँ से था? नहीं तो आसिफ और काशिफ के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आता। चल खा, ठंडी हो रही है रोटी। उसने अपने हाथ से नवाला बनाकर मेरे मुंह में डाला तो मेरी जबरन सुलाई गई भूख पूरी तरह जाग उठी। फिर दोनों रोटियां ख़त्म करने तक हम दोनों ने कोई बात नहीं की। वाकई नजमी भाभी ने शलजम कमाल मज़े के पकाए थे। मैं तारीफ़ किए बिना ना रह सका तो अनीस का चेहरा खिल उठा। दिल की बुरी नहीं है, ज़ुबान कभी कभी कोनैन उगलने लगती है, पर जो सच पूछो तो वो भी गलत नहीं कहती। अब देखना, यही तो उम्र होती है शादी की, घर बसाने की। अब नहीं करेगा तो क्या बुढ़े बारे करेगा ब्याह? खालदा अच्छी लड़की है, ज़िंदगी में तेरे दुख सुख की सच्ची संगी होगी। नजमी की तरह बड़बोली भी नहीं, बड़ी सियानी और सुगड़ है, पर उसकी खूबियाँ अपनी जगह, तेरी मर्ज़ी अपनी जगह। इन कामों में कोई ज़ोर जबर तो नहीं होता। मैं तो तेरी खुशी में खुश हूँ, पर मेरे यार तू इस मामले को संजीदगी से ले। तेरे साथ क्या बल्कि हम सब के साथ बीतने वाले इस सानहे को 10 साल हो चले। 10 साल गए हुओं का सोग मनाने को बहुत ज़्यादा है। तेरे अम्मा अब्बा होते तुझे यूँ कल्लम कल्ला फिरते देखकर
खून के आंसू ना रोते। तू बड़े जिगर वाला है, उस क़यामत को पार कर आया है, तो उसके शुक्राने में इस नई ज़िंदगी को अच्छी तरह बिता। सोच मेरे यार इस पर। वो उठते हुए मेरा कंधा थपक कर हमदर्दी से बोला, सदा वेला एक जैसा नहीं रहता, अभी जवानी का टाइम है, सो ये कलापा मज़ा देता है, 2-4 सालों में ये दिल का रोग बन जाएगा। सोच, तुझे क्या पता, इस दिल को तो पहले ही रोग लगा है। मैं मुस्कुरा भी ना सका। अच्छा मेरी एक सलाह मान। वो जाते जाते रुक गया। कल परसों तुझे तनख्वाह मिल जाएगी, चुप करके कहीं सैर शैर करा। वो तेरा बेली राशिद जो तुझे हर महीने ख़त लिखता है जेहलम से, उसके पास 2-4 दिन गुजार, तबीयत बहाल हो जाएगी और तेरी भरजाई का मजाज भी, दिल अच्छा हो जाएगा। समझा कि नहीं? वो बाईं आंख मार कर बोला तो मैंने सर हिला दिया। अगरचे उसने अपने घरेलू सुकून के मफाद में ही मुझे ये मशवरा दिया था, मगर मेरे दिल को लगा। तीसरे दिन तनख्वाह मिलते ही मैंने 2 जोड़े सफरी बैग में रखे और जेहलम की गाड़ी में बैठ गया। राशिद को मैं 2 दिन पहले ही ख़त भेज चुका था। एक मुद्दत बाद मैं सफ़र को निकला था, बल्कि उस आखिरी खूनी सफ़र के बाद ये मेरा पहला सफ़र था। मैं खिड़की से शहर के मज़ाफ़ात से निकलती गाड़ी से नज़र आते मनाजिर में गुम हो गया। ये सांदे में गली नंबर 5 का दूसरा घर था। इस गली में सारे ही घर पुख्ता और अच्छे बने हुए थे। किसी किसी घर के आगे सब्ज़ा भी उगाया गया था और ये सफ़ेद लोहे के दरवाजे वाला घर भी गली के बेहतरीन घरों में से एक था। दूसरी दस्तक पर ही दरवाज़ा खुल गया था। आसमान बरसने के बाद खुला तो नहीं था, बादल अभी भी मौजूद थे, मगर उनका बरसने का मूड अभी नज़र नहीं आ रहा था। हवा बंद थी, मगर फ़िज़ा में मौजूद ठंडक सुबह होने वाली बारिश का पता दे रही थी। हर चीज़ नम नम सी थी। 15-16 साल की अच्छी शक्लो सूरत वाली लड़की जिसने नीले रंग का फ्लैट सूट पहन रखा था, सुर्ख स्वेटर के ऊपर उसने नीली सुर्ख डब्बियों वाली गर्म चादर ले रखी थी। किससे मिलना है जी आपको? लड़की की आवाज़ अपनी उम्र के मुकाबले में खासी भारी थी। आपकी अम्मी हैं घर पर? सायरा ने ज़रा सी गर्दन आगे करके अधखुले दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की। कौन है दरवाजे पर? नी फरजाना, अंदर से कोई उससे भी भारी आवाज़ में औरत बोली थी। अम्मा, ये औरतें आपको पूछ रही हैं। फरजाना ने दरवाजे का एक कवाड़ खोलकर माँ को उन औरतों के दर्शन कराने चाहे। कौन है भई? वो बदिक्कत बरामदे में पड़े रोगनी रंगीन पाइयों वाले पीढ़े से उठी थी। उसकी बेतहाशा भारी जिसामत उसके उठते ही और नुमायाँ हो गई। इतनी सर्दी में उसने क्रेप की पीली शलवार के साथ साटन की सुर्ख कमीज़ पहनी हुई थी, जिसके ऊपर तेज़ जामनी रंग की हाथ की बनी जर्सी पहन रखी थी। चेहरे से वो किसी खुशहाल घराने की लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। सायरा ने खुशदिली से सलाम झाड़ा। वालेकुम। वो उन दोनों का जायज़ा लेते हुए कदरे बेजारी से बोली, क्या काम है? हम जी अखबार की तरफ से आए हैं, अगर आप हमें अंदर आने दें तो हम बताएं काम। आ जाओ। वो उन पर बड़ा एहसान करते हुए बोली तो दोनों उसके पीछे अंदर दाखिल हो गईं। अंदर सहन खासा बड़ा था। सहन की तीनों दीवारों के साथ फूलों की चौड़ी चौड़ी क्यारियाँ थीं और शायद अंगूर की बेलें थीं जिन्होंने इन दीवारों को ढांप रखा था। सामने दालान नुमा बरामदे के एक हिस्से पर चिक गिरी हुई थी। घर बेहद साफ़ सुथरा और नया पेंट शुदा था। वो उन दोनों को उस दालान में ले आई। वहाँ रंगीन पायों वाले 4 पीढ़े पड़े थे और दरमियान में कोयलों की अंगीठी दहक रही थी। बरामदे में दाखिल होते ही उन्हें खुशगवार गर्माहट का एहसास हुआ। दालान के दूसरे कोने में बने बावर्ची खाने से कुछ पकने की खुशबू निकल कर सारे में फैल रही थी। उस औरत के इशारा करने पर दोनों उन पीढ़ों पर बैठ गईं। हम जी सर्वे कर रहे हैं अपने अखबार की तरफ से कि बिजनेसमैन अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं या सिविल सर्वेंट। सायरा ने पेशावराना अंदाज में कहते हुए अपने बैग से पैड और पेन निकाला और औरत नासमझी से उसे देखने लगी। मेरा मतलब है जी कि कारोबारी लोग अपनी बीवी बच्चों को ज़्यादा वक्त देते हैं या गवर्नमेंट मुलाजिम। सायरा ने जल्दी से वजाहत की। सब झूठ बकवास है। वो एकदम से हाथ हवा में लहरा कर बोली तो उसकी मोटी कलाइयों में फंसे कड़े बदिक्कत खनखनाए थे। ये घर देख रही हैं आप मेरा, सफाई सलीके और खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत। पर जी मेरे मियाँ को तो इस घर की कोई शय
मुझ समेत चंगी ही नहीं लगती। सारा दिन दुकान पर जनानियों के पैरों में जूतियां डाल डाल कर उसे भी बस उनके पैरों को ही तकने की आदत हो गई है। आधी रात को घर घुसता है तो मुंह अंधेरे दुकानदारी को चल पड़ता है। कुछ मुंह से फूट लो तो कमबख्ती आ जाती है कि कमाऊंगा नहीं तो ऐश कहाँ से करोगी। जैसे मैं तो सारा दिन तख्त पर चढ़ी बैठी रहती हूँ। एक औरत सफाई करने को लगाई है, बाकी तो सारे में मैं ही खपती हूँ। ये उसे एहसास नहीं। आए दिन घर से जान छुड़ाने को अस्पताल जाकर बीमार बनकर पड़ जाता है कि मेरे मैदे में तेरी बेसुकूनी और हर वक्त की बकबक ने छाले डाल दिए हैं। वे जाफरे, देख बाप की रोटी तैयार हो गई है तो टिफ़िन बंधवा कर अस्पताल दे आ, तू अपना फ़र्ज़ पूरा कर। उसने खाने तो बाज़ार के कटाकट और कड़ाही ही है ना भेजा तो उल्टा जान को आ जाएगा कि तुम लोग तो मेरे मरने की दुआएं मांगते हो, जल्दी जान छूटे। वो औरत बग़ैर सांस लिए बोलती जा रही थी। ये घर आपका अपना है? मेरा मतलब है आप मुहाजिर तो नहीं? अल्लाह रहम करे, हम क्यों मुहाजिर होने लगे? वो फ़ौरन दोनों कानों को हाथ लगाकर बोली, जैसे मुहाजिर होना बड़े जुर्म की बात है। हम तो यहाँ के मुकामी हैं, सदियों से आबाद। ये तो इन मुहाजिरों ने आकर गंद डाल दिया है। मरने वाले बेचारे मर खप गए और उनकी जवान छोकरियाँ, अल्लाह रहम करे, घरदार बंदों को घेरने के लिए पहले कैंपों में और अब गली कूचों में आसरे की तलाश में मक्खियों की तरह भिन भिनाती फिरती हैं कि किसके गले पड़े। ये फरजाना का अब्बा 6 साल पहले मैं बताऊं, वो कदरे कम आवाज़ में राजदारी से कहने लगी। इसी कैंप शैम्प में लोगों की मदद के वास्ते आता जाता रहा और एक बीबी मजलूमा के आंसुओं पर इस बुरी तरह से लट्टू हुआ कि खुफिया निकाह पढ़वा लिया। यह इधर रीगल में एक कमरा भी किराए पर ले दिया, पर मेरा नाम भी सुगरा बेगम है। 15 दिन के अंदर तलाक करवा के उसे उसी कैंप में भिजवा कर दम लिया। और अब जो ये आए दिन अस्पताल जाकर पैर पसारे लेट जाता है, सुना है किसी नर्स वर्स के चक्कर में बीमार पड़ा है। और ये नर्सें पूरी पेशावर होती हैं। कम वक्त सादा लोह मर्दों को रिझाने की सारी अदाएं तो इनके पेशे का हिस्सा होती हैं। हम जैसी घरेलू औरतों को ये लक्षण कहाँ आते हैं? पर वो भी किसी भूल में है। अब इसने निकाह शादी वाला कोई कदम उठाने की कोशिश की तो खुदा की कसम उसे बीच बाजार उसकी माशूक समेत 100 जूते लगाऊंगी और इस घर से बेदखल भी। और जो उस आवारा नर्स का हाल करूंगी, वो अब बेकाबू होकर बोले जा रही थी, जैसे वो आवारा नर्स उसके सामने आ खड़ी हुई है। तारा का जिस्म होले होले कांप रहा था। उसने एकदम से सायरा का हाथ खींचा और उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। हे बीबियो, बैठो तो, कोई चाय पानी। उसके दिल की भड़ास अभी पूरी नहीं निकली थी। उसने चिल्लाकर कहा। वो दोनों कुछ भी सुने बगैर खुले दरवाजे से बाहर निकल आईं। तारा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसके हाथ बेहद सर्द हो रहे थे और जिस्म में कपकपाहट भी अभी मौजूद थी। अच्छा बस, अब खुदा के लिए सड़क पर ना रोना शुरू कर देना और चलो ये ख्वाजा वाला टनटना तो ख़त्म। इसके साथ कोई रिश्ता जोड़ना तो निरी आफत को दावत देना है। इज़्ज़त और 4 दीवारी के लिए वक़्त कराओ और पहली आबरू से भी हाथ धो लो, दफ़ा करो। अब मैं उसे देख लूँगी। सायरा ने उसके हाथ दबाते हुए उसे दिलासा दिया। और अब ये रोना धोना छोड़ दो, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। वो दोनों अब आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर चल रही थीं। सर्द हवा से बचने के लिए दोनों ने शालें अच्छी तरह अपने कंधों के गिर्द लपेट ली थीं। हम दोनों हफ्ता 10 दिन की छुट्टी लेकर पिंडी मेरी फूफो के घर चलते हैं। कुछ दिनों तक मरी में स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगी। एक आध दिन उधर भी जाएंगे। ये हफ्ता 10 दिन खूब बेफिक्री से छुट्टियों को एंजॉय करेंगे, इन सारे फजूल टेंशन को भूलकर। क्या ख्याल है तुम्हारा? उसने शायद रस्मन ही तारा का ख्याल पूछा था, वरना वो ऐसे इनकलाबी फ़ैसले पल भर में करके खुद ही अमल पैरा हो जाया करती थी। तारा कुछ नहीं बोली तो वो उसकी खामोशी को रजामंदी जानकर आगे की मंसूबाबंदी करने लगी। राशिद मुझे लेने स्टेशन आ गया था और मुझे देखकर बहुत खुश था। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। बेवफा, जितनी बार मिलने आया मैं ही तुमसे लाहौर मिलने आया। तुम्हें अल्लाह ने ये तौफीक पहली बार दी। वो भेंच भेंच कर मुआनका करते हुए गर्मजोशी से बोला। चलो तौफीक तो है ना, कभी भी मिल गई।
अब चलें या मज़ीद गिले शिकवे करना है? मैं सफ़र से थक सा गया था। जिस्मानी और जहनी सफ़र दोनों ने ही थका दिया था। चलो भाई, घर में सब तुम्हारा इंतज़ार खूब ज़ोक़ो शौक़ से कर रहे हैं और अब 1 माह तक मैंने तुम्हें हिलने नहीं देना। यार अभी तो आया हूँ, तुम जाने की बात कर रहे हो। हम दोनों यूं ही बातें करते हुए स्टेशन से बाहर आ गए। राशिद ने पास से गुजरते एक तांगे को हाथ दिया और पता बताकर मुझे बैठने का इशारा करके खुद भी बैठ गया। खूब सैर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मैंने बैंक से 3 दिन की छुट्टी ले ली है और अब्बा जी तो हैं ही तुम्हारी तवाज़ो और कंपनी के लिए। वो तांगा चलते ही शुरू हो गया था। मुझे तो जेहलम की सड़कें भी लाहौर की तरह ही लग रही थीं, बल्कि इर्द गिर्द की इमारतें भी। हाँ, तब्दीली महसूस हुई तो राशिद की पुरजोश मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ बातों में। राशिद के अब्बा जी, अम्मी, 2 भाई और 2 छोटी बहनें भी मुझसे बहुत तपाक से मिली। सारा घर ही मेरी आमद का मुंतज़िर था। राशिद की अम्मी तो मुझे सर पर प्यार देते हुए आंखों में आंसू भी ले आईं। राशिद से बड़ा बेटा माजिद 1947 के फसादात में बतौर रज़ाकार मुसलमानों को लाने वाली ट्रेन में सिखों के हाथों शहीद हो गया था। शायद मुझे देखकर उन्हें वो याद आ गया था। चलो बेटा, तुम्हारे लिए गुसल खाने में गर्म पानी रख दिया है, नहाना चाहो तो नहा लो, वरना इस मौसम में तो मुँह हाथ धो लेना भी काफ़ी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। मैं नहाकर निकला तो चाय तैयार थी। चाय के साथ इधर उधर की बातें होने लगी। बेटा, मैं तो कहता हूँ तुम भी इधर ही आ जाओ, राशिद के दफ्तर में अप्लाई कर दो, तनख्वाह भी अच्छी है और सहूलतें भी काफ़ी हैं। राशिद के अब्बा जी मुझसे बोले। मेरी ज़रूरियात ही महदूद सी हैं, इसलिए मैं जुमला पूरा ना कर सका। कई सालों से मैं ऐसे ही अधूरे जुमले बोल रहा था, जैसे मेरे अंदर बोलने की ताकत कमज़ोर पड़ गई थी। वरना मैं पहले कैसा बातूनी होता था। कोई उन गए हुओं से पूछे, सारी ज़िंदगी तो ज़रूरियात महदूद नहीं रहेंगी। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम अभी तक उन सदमों से बाहर नहीं निकले जिन्होंने तुमसे जवानी की तरंग और ज़िंदगी की उमंग छीन ली है। बेशक तुमने और तुम जैसों ने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी, अपनी बिसात से भी बढ़कर कुर्बानी पेश की है। अपने प्यारों को उन्हीं के खून में नहाए देखना मौत से बड़ी मौत है। फिर अपना शहर, अपना घर, जिसकी ईंट ईंट से इंसान की चाहत, उनसियत का रिश्ता जुड़ा होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेसरो सामानी के आलम में सिर्फ़ एक जज्बे की खातिर निकल पड़ना, मेरा ख्याल है सबसे कीमती वो जज्बा है और सबसे अनमोल तुम लोग, जिनकी कुर्बानियों से आज हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। पर अब्बा जी, क्या हासिल हो रहा है इन बेचारों की कुर्बानियों से? कौन से कदरदान हुक्मरान इस मुल्क को नसीब हुए? कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद कौन सा मुखलिस हुक्मरान नसीब हुआ है? एक से एक बढ़कर और कोई भी जमकर 4 दिन नहीं बैठ रहा जो इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करे, सोचे। आप जैसे कदरदान और कितने होंगे, आटे में नमक के बराबर। राशिद तलखी से बोला था। पुत्र, आटे में नमक भी हो तो बड़ा असर रखता है, पूरे आटे का जायका बदलने की कुव्वत रखता है। और बाजुए मुस्लिम ने तो कभी तादाद पर नज़र नहीं की, हमेशा अपने कुव्वत ईमानी को ही अव्वलीन अहमियत दी है। और लिख लो मेरी ये बात कि मेरे सोहने रब ने ये मुल्क बिला वजह ही नहीं इस दुनिया के नक्शे पर उभारा। इसको तबाह व बर्बाद करने वाले कितने ही तवाना और शैतानी कुव्वतों के मालिक क्यों ना हो, इसको बनाने और बनाए रखने वाली ज़ात सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। अब्बा जी, सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करके तो मुल्क तरक्की नहीं करते, हाथ पैर भी तो हिलाने पड़ते हैं। हाथ पैर हिला भी लो तो भी अल्लाह के भरोसे के बगैर कुछ नहीं बनेगा, वो इत्मीनान से बोले। हद है आप बाप बेटे की। बच्चा बेचारा सफ़र से थका हारा आया है और आप दोनों क्या सियासी बातें लेकर बैठ गए हैं। उसे 2 घड़ी सांस तो लेने दें। और हाँ पुत्र, 2 महीने बाद खैर से हम राशिद की शादी कर रहे हैं, तुमको ज़रूर आना है। राशिद की अम्मी ने पीढ़ी का रुख चूल्हे से घुमाकर बड़े कमरे के खुले दरवाजे की तरफ किया, जहाँ हम तीनों बैठे थे। सेहन में लगे नलके के पास राशिद की दोनों बहनें अपनी तख्तियाँ धोकर उन पर अब गाची लगा रही थी और साथ साथ मेरी तरफ देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपा रही थी। और बाकी पुत्र, मैं तो कहूँ अब तुम भी अपना घर बसाओ। बीवी आएगी, बंदा दिल की बात उससे कहता सुनता है। बच्चे हो गए तो सारे ज़ख्म खुद ब खुद भर जाएंगे।
यूं ही अकेले फिरते इन यादों को कुरेदते रहोगे तो कभी जीने में जी ना लगा सकोगे। वो उठकर अंदर ही चले आईं। अच्छा मशवरा है तेरी खाला का, कहो तो हम कोई लड़की देख दें। राशिद के अब्बा जी खुश दिली से बोले तो मैं भी मुस्कुराकर चुप हो गया। मेरी खामोशी से वो समझ गए कि मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। चलो भाई, खाने में कितनी देर है? सब तैयार है जी, लगा दूं? राशिद की अम्मी फ़ौरन बोली, हाँ लगाओ, मैं ज़रा हाथ मुँह धो आऊं। खाना दस्तरखान पर लगाया गया। जैसे किसी शाही मेहमान की आमद पर दस्तरखान को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खुशनुमा खुश जायका खानों से सजा दिया जाता है। पालक गोश्त, देसी मुरक्का बादामों वाला कोरमा, कोफ्ते, ईरानी पुलाव और मुतंजन। खाला जी, ये सब आपने तैयार किया है? मैं सब कुछ देखकर हैरानी से बोला, पुत्र, राशिद की मंगेतर आलिया अच्छी लड़की है, इधर 3 गलियां छोड़कर रहती है। सुबह से बेचारी मेरे साथ लगी हुई थी, अभी इन बाप बेटे के आने से पहले गई है। बड़ा जायका है उसके हाथ में, खाकर बताओ। और मैंने पहला लुकमा लेते ही राशिद की किस्मत पर रश्क किया था। वाकई सब खाने इतने मज़े के थे कि उस दिन मैंने एक मुद्दत बाद अपनी भूख से बहुत ज़्यादा खाया और एक मुकम्मल मोहब्बत भरे घर की फ़िज़ा ने मेरे अंदर पहली बार अपने घर की ख्वाहिश को बेदार किया था। अगले दिन राशिद मुझे लेकर जेहलम की सैर कराता रहा। इधर भी मौसम लाहौर जैसा ही था, बल्कि कुछ ज़्यादा ही सर्द। वो मुझे किला रोहतास ले गया, जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था और जेहलम से कोई 20 किलोमीटर के फासले पर था। आज भी उसकी मजबूती और कशिश देखने वाले को मुतासिर करती थी। हम किले की सैर अधूरी छोड़कर वापस आ गए, क्योंकि बारिश होने लगी थी। गहरे बादलों ने सारे शहर को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसका मतलब था ये बारिश देर तक और खूब बरसेगी। अगला सारा दिन भी हमने घर में महसूर रहकर चाय, मूंगफली, चलगोज़े और पिस्ता टूंगते गुजारा। शाम को राशिद की मंगेतर आलिया आ गई, अपनी माँ और छोटे भाई के साथ। अच्छी शक्ल सूरत की शर्मीली सी लड़की थी। राशिद बहाने बहाने से उठकर बड़े कमरे में जाता रहा और मैं उसकी बेचैनी का मज़ा लेते हुए उसे छेड़ता रहा। यार सब्र कर ले, 2 माह की तो बात है। मैंने मूंगफली के छिलके उसके बेचैन चेहरे की तरफ फूंक से उड़ाए। कोई बात नहीं बेटा, उड़ा लो मजाक, तुम पर ये वक्त आएगा तो देखूंगा। खाला जान से सिफारिश कर दूं कोई नज़दीक की तारीख रख लें। मैंने उसे छेड़ा तो वो मुझे हंसते हुए घूरने लगा। अगली सुबह भी अबौर आलूदी थी और सर्दी भी उसी तरह शदीद। राशिद के अब्बा जी रेडियो पर BBC लंदन से उर्दू न्यूज़ सुन रहे थे। अपने मुल्क के सही सियासी हालात जानने के लिए अभी भी लोग BBC लंदन की न्यूज़ को काबिल एतबार समझते थे। लाहौर स्टेशन पर क्लासिकी मौसीकी का कोई प्रोग्राम लगा हुआ था। राशिद की अम्मी आलू के पराठे पका रही थी, जिसकी इश्तहा अंगेज़ खुशबू सारे घर में चकराती फिर रही थी। प्रोग्राम के बाद खबरें नशर होने लगी। लो भाई, मरी में तो बर्फ़बारी शुरू हो गई है, अब तो सर्दी और बढ़ेगी। राशिद के अब्बा जी ने रेडियो बंद करते हुए गोया पेश गोई की। अब्दुल बाकी, क्या ख्याल है यार, मरी चलें स्नोफॉल देखने? मैं एक छुट्टी और ले लेता हूँ। गरम चाय के पहले घूंट के साथ ही राशिद ने पुरजोश अंदाज में मुझसे कहा, तो पहली बार बर्फ़बारी देखने का ख्याल मेरे दिल में भी चुटकियाँ लेने लगा। मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो जल्दी जल्दी चाय पीने लगा।